हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं एक पूरे लेसन इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें आगे क्या टर्म्स एग्जिस्टेड होती हैं उसके बारे में आज पूरा रिविजन करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं अब हमारा सभी चैप्टर्स का रिविजन चल रहा है। फुल्ली रिविजन हम इनके बारे में कर रहे हैं। तो आज हम रिविजन करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड, सबसे पहले बात करेंगे इसके मीनिंग की। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। कहाँ हैं आप? और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए जल्दी से बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। तो क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड? एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल ट्रेड क्या था? जब हम एक कंट्री की जोग्राफिकल लिमिट से बाहर जाकर काम नहीं कर रहे थे, एक कंट्री के अंदर ही काम कर रहे थे। अब इंडिया के अंदर जो बिजनेस हो रहा था, अब सपोज कीजिए हमने एक कंट्री इंडिया ली है, तो इंडिया में ही दो सिटीज के बीच में अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड था। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड वो होता है जो कंट्री की ज्योग्राफिकल लिमिट से बाहर जाकर बिजनेस किया जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये रेफर किया जाता है गुड्स परचेज करने में और सेल करने में बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री की ज्योग्राफिकल लिमिट्स से बाहर जाकर जब भी हम गुड्स को परचेज या सेल करते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बन जाता है। अब नेक्स्टली अगर इस टॉपिक में बात की जाए तो आता है इंटरनेशनल ट्रेड का नेचर कैसा है। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर नेचर की हम बात करें तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज, इसमें फर्स्ट दिया गया है, इसमें दो कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि दो कंट्रीज के बीच में होता है। जब किसी भी कंट्री के ज्योग्राफिकल लिमिट से बाहर जाकर बिजनेस किया जा रहा है तो वो डेफिनेटली दो कंट्री के बीच में होगा। तो इसमें दो कंट्रीज कहाँ आ जाती हैं? बीच में आ जाती है। इनमें भी इंडिया और हम पाकिस्तान की बात करें या फिर इंडिया और अगर बात की जाए चाइना की, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया का या अदर कंट्रीज का बिजनेस चलता है। तो इंटरनेशनली जाकर क्या करता है? बिजनेस करता है। सेकंड जो नेचर का टर्म है वो कहता है पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। इसमें एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, जो पेमेंट होती है वो फॉरेन करेंसी में होती है। पेमेंट जो होगी वो अपनी होम करेंसी में नहीं, फॉरेन करेंसी में की जाती है। तो सेकंड जो पॉइंट इसके नेचर का है वो है कि इसमें पेमेंट हमें जो करनी होती है वो फॉरेन करेंसी में करनी होती है। नेक्स्ट आती है इंटरनेशनल ट्रेड की प्रॉब्लम्स क्या है, क्या दिक्कतें आई इंटरनेशनल ट्रेड। अब जब हमारा इंटरनेशनल बिजनेस वर्क किया तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो फेस करनी पड़ी? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? लीगल प्रोसीजर्स इनमें बहुत ज्यादा थे, ज्यादा से ज्यादा लीगल प्रोसीजर्स थे, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर थे जिनको फॉलो करना पड़ता था, राइट। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा थी, यानी रुकावटें बहुत ज्यादा बीच में आ रही थी, रोक थी हर चीज पर, राइट। इंटरनेशनल ट्रेड की सेकंड जो प्रॉब्लम थी वो ये थी। देन हाई रिस्क, जब हम इंटरनेशनली जाकर दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस होता है तो उसमें रिस्क जो है वो हमारा बढ़ जाता है, तो इसमें रिस्क भी ज्यादा था। देन डिफरेंट लैंग्वेजेस इसमें यूज की जाती थी, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। अब कई बार ऐसा होता है हम इंटरनेशनली बिजनेस तो कर लेते हैं लेकिन हमें अदर कंट्री की लैंग्वेज का पता ही नहीं होता, अदर कंट्री में किस तरीके की लैंग्वेज यूज की जा रही है हम उसके बारे में नहीं जानते, राइट। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी कि अगर नहीं पता है तो कुछ नए पर्सन को हायर करना पड़ता था जिनको उस लैंग्वेज को पता हो, और उसके बाद हम वो बिजनेस कर पाते थे, राइट। तो क्या होता था? डिफरेंट लैंग्वेजेस हो जाती थी, तो ये प्रॉब्लम बन जाती थी। देन अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरेंजमेंट हमें करनी पड़ती है फॉरेन करेंसी की, क्योंकि जिसमें ट्रांजेक्शन होंगे फॉरेन करेंसी में होंगे, राइट। तो फिफ्थ जो हमारी प्रॉब्लम है वो है अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। नेक्स्टली अगर बात की जाए तो आता है डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है। इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड का सबसे पहला जो डिफरेंस वो इसके मीनिंग से क्लियर हो जाता है। इसमें बाइंग और सेलिंग जो होती है वो ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर होती है। इंटरनल ट्रेड में ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर जाकर हम बाइंग सेलिंग करते हैं, और इसमें दो कंट्रीज के बीच में, यानी बियॉन्ड द लिमिट से बाहर जाकर। देन कंट्रीज इन्वॉल्व, इसमें सिर्फ एक कंट्री इन्वॉल्व होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, और इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनल ट्रेड में वन कंट्री का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन अगर बात की जाए इंटरनेशनल ट्रेड की तो उसमें दो कंट्रीज जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट, इसमें रिस्क जो रहता है वो बहुत कम रहता है। इंटरनली बिजनेस कर रहे हैं दो कंट्रीज के साथ नहीं हो रहा है, सिर्फ दो सिटीज के बीच में हो रहा है, एक ही कंट्री के बीच में हो रहा है, तो हमारा जो रिस्क रहता है वो भी कम रहता है। ज्यादातर इसमें रिस्क रहता है किसमें? इंटरनेशनल ट्रेड में। नेक्स्ट, होम करेंसी में इसमें हम पेमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी होती है। कॉस्ट जो इसमें होती है वो बहुत कम लगती है, यानी खर्चा इस वाले में कम होता है, लेकिन जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें हमारा खर्चा भी ज्यादा होता है, हायर होता है। नेक्स्ट, नेशनल लॉज इसमें लगते हैं, लेकिन इंटरनेशनली अगर हम बिजनेस करते हैं तो इंटरनेशनल लॉज को हमें क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रोड एंड रेलवेज इसमें आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है वो रोड के थ्रू हम जाकर कर सकते हैं, या तो हम अपनी डिलीवरी किसी भी चीज का
परचेज और सेल करनी है रोड के थ्रू हम उसको माल को भेज सकते हैं या रेलवेज के थ्रू भेज सकते हैं। लेकिन अगर किसी और कंट्री के साथ करेंगे तो क्या मोड्स हम यूज करेंगे, सी, एयर, ट्रांसपोर्ट। तो इन ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेनिफिट्स क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के। दो तरीके से इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक तो बेनिफिट होगा नेशन को और दूसरा बेनिफिट होगा फर्म को। नेशन यानी हमारे देश को क्या बेनिफिट हो सकता है और दूसरा फर्म को क्या बेनिफिट हो सकता है जो इंटरनेशनली जाकर बिजनेस कर रही है, उसके बारे में बात करते हैं। बेनिफिट जो नेशन को है वो क्या है, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में इसकी अर्निंग हो जाती है तो नेशन की अर्निंग्स भी इंक्रीज होंगी। देन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज का अच्छे से यूज किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई चीज अगर यहाँ पर यूज नहीं हो रही है, हो सकता है वो किसी और कंट्री में उसकी नीड हो, राइट। तो जब उसकी नीड होगी तो उस रिसोर्सेज का क्या होगा, यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से होगा। देन एम्पावरिंग ग्रोथ को एम्पावर करता है और स्टैंडर्ड जो होता है, लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है लोगों का, उसको बढ़ा देता है, उसको और भी ज्यादा अच्छा कर देता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे बेनिफिट्स टू फर्म। फर्म को क्या बेनिफिट हो सकता है। अब फर्म को सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। पहले हम दो कंट्रीज के बीच में नहीं कर रहे थे तब हमारा प्रॉफिट कम था, अब हम दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इसमें जो कैपेसिटी है वो यूज हो जाती है सभी लोगों की। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हमें अगर बात की जाए इसमें इनके लेवल पे तो एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे, काम भी ज्यादा होगा, कैपेसिटी भी उनकी काम करने की ज्यादा होगी, तो इंटरनेशनली जाकर बिजनेस में उनको हेल्प भी मिलेगी। देन इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन, हमारा जो बिजनेस का विजन है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, गोल इंप्रूव हो जाता है और ये हमारी ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, किस तरीके से हम एंटर कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, या तो हम एक्सपोर्टिंग के थ्रू करेंगे या तो हम करेंगे इंपोर्टिंग के थ्रू। वेदर वी विल एक्सपोर्ट और वेदर वी विल इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब हम अपनी कंट्री से बाहर माल भेजेंगे और इम्पोर्ट मतलब हम किसी और कंट्री से माल अपनी कंट्री में मंगवाएंगे, तो वो था हमारा इम्पोर्ट। दो तरीके हो सकते हैं, या तो कहीं भेज देंगे या तो कहीं से हम मंगा लेंगे, यानी परचेज करेंगे या तो हम बाहर कंट्री से सेल करेंगे। अब इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक्सपोर्ट का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है सरप्लस गुड्स करना, टू सेल सरप्लस गुड्स। जो भी गुड्स, जो आइटम्स हमारे पास ज्यादा हो रही हैं उनको हम क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। एक्सपोर्टिंग का मतलब ही सेल करना होता है ना। तो जब हम अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में माल भेज रहे हैं तो हम अपने सरप्लस गुड्स को कहाँ, किसी और कंट्री में भेज देते हैं। सेकेंड, टू मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। इससे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका और भी बेटर वे में क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे उनकी हो सकता है किसी और कंट्री में नीड हो तो उसका रिसोर्सेज का यूज हम और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्टली, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग हो जाती है, हमारे नेशनल इनकम को ये इंक्रीज करता है और जनरेट करता है टाइम टू टाइम एम्प्लॉयमेंट को। जैसे जैसे बिजनेस अच्छे लेवल पर जाएगा, जैसे जैसे हम इंटरनेशनली जाकर बिजनेस करेंगे, वैसे वैसे जो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है इंपोर्टिंग का। तो इंपोर्टिंग क्या कहती है, तो स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक स्पीड को बढ़ा देता है। इंपोर्टिंग जो होता है उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होता है, क्योंकि जब गुड्स हम अपनी कंट्री में मंगवाएंगे तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। देन टू मीट कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर्स की डिमांड्स को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इंपोर्ट करें गुड्स का, क्योंकि कुछ कस्टमर्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ प्रोडक्ट्स की, कुछ कस्टमर्स को बाहर के ही प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, फॉरेन प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि गुड्स का इंपोर्टिंग किया जाए। नेक्स्ट आता है टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब बाहर से माल मंगवाएंगे तो बाहर का जो भी कल्चर होगा, जिस तरीके की बाहर प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, उससे हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज यानी रेज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। देन ओवरकम नेचुरल कैलेमिटीज। कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है, सपोज कीजिए किसी कोई भी ऐसी वॉर वाली सिचुएशन आ गई, तो उस टाइम पे कंट्री में क्या होता है, खाने की इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम किसी और कंट्री से माल मंगवा के किसी भी और कंट्री से अपने रहने का इंतजाम करके कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्टली, टू एंश्योर नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस, अब आपने देखा होगा हमारे इंडिया में नेशनल डिफेंस आइटम्स जो भी आती हैं वो अदर कंट्रीज से आती हैं, यानी हमें बचाने के लिए जो भी डिफेंस आइटम्स यूज की जा रही हैं उनको हम क्या करते हैं, अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करवाते हैं। होता है ना, बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स हैं। अब अगर राफेल की बात की जाए तो ये सब अदर कंट्रीज से लाए गए हैं, इनकी इंपोर्ट करवाई गई क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। वेल, अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आज के टॉपिक में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सपोर्टिंग में वो सिर्फ इतने ही थे, राइट। इंटरनेशनली अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसमें ये टॉपिक्स जो आपके हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ना मत भूलिएगा। वेल, इन टॉपिक्स में अगर आपको
कोई भी क्वेरी आती है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाद में भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। कल मिलते हैं आपसे आपके एक नए वीडियो और एक नए लेसन के साथ, जिसमें आपको आगे के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।